Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to discuss about the Hardy-Weinberg's principle from the evolution topic. So, हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल थ्योरम कुछ भी कह लो, ये क्या कहते हैं कि allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. कहता है कि अगर कोई भी evolutionary influences नहीं हुई, ठीक है, तो अलील और जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसीज है पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, इसे प्रपोज किया था हार्डी एंड जनबर जर्मन फिजिशियन ने, ठीक है, इंडिपेंडेंटली. ओके, तो ये क्या कहते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेगी जनरेशन से जनरेशन में. ठीक है, इन एन इन्फिनाइटली लार्ज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जहां पे मेटिंग जो है वो रैंडमली हो रही है, कोई नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन या म्यूटेशन वहां पर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है वो है पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. पी स्क्वायर तो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप्स, क्यू स्क्वायर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स, और 2pq हो गया आपके हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स. ठीक है, और कैरियर्स. ठीक है, इनकी जो इक्वेशन होगी वो किसके इक्वल है, 1 के ऊपर. तो अगर मान लो दो अलील्स हैं, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव, उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी पी प्लस क्यू जो होगा वो 1 होगा. पी हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड क्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील. एंड अगर हम हेटेरोजाइगोट को भी कंसीडर करें विच इज टी 2pq, तो दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है, सिकल सेल अनेमिया एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अकर्स इन 1 of every 400 अफ्रीकन अमेरिकन बर्थ. तो इन्होंने बोला ये रिसेसिव डिजीज है, मतलब कि क्यू जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको 1/400. ठीक है, कितना दिया है 1/400. ठीक है, विच इज बी इक्वल टू 0.0025. तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 है तो मतलब 5, 0 2 है तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू. तो अब आप P कैलकुलेट कर सकते हो, P प्लस Q होता है 1, तो P कितना आ जाएगा 1 minus 0.05 which will be equals to कितना आ जाएगा 1 minus 0.5 0.95. ठीक है, आपको निकालना फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स जो कि आपके 2pq हो गए. तो आप p और q की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.095. ठीक है, आपको कितना पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स ऑफ सिकल सेल जीन इन दिस पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये आपकी 0.095 आई है, मतलब कि आउट ऑफ एवरी 1000 अमेरिकन 95 जो होंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 करोगे ना, तो 95 जो होंगे दे विल बी कैरी द सिकल सेल जीन. ठीक है, तो कंडीशन हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल की क्या होनी चाहिए कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई इमिग्रेशन एमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई म्यूटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इफ द पॉपुलेशन फॉलोज द हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल तो एवोल्यूशन का रोल वहां पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, अगर कोई म्यूटेशन होती है तो हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वहां पे फॉलो नहीं करता, क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, और उसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज हो जाती हैं. अगर कोई जीन फ्लो हो रहा है, इमिग्रेशन एमिग्रेशन वगैरह कुछ हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपके अलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज होगी, क्योंकि न्यू अलील्स जो है वो ऐड ऑन होगी या कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी क्या होता है, जो रैंडम आपकी चांस फ्लक्चुएशंस होती हैं अलील फ्रीक्वेंसीज में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो सकती है ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ज्यादातर आपको छोटी पॉपुलेशंस में देखने को मिलती है. नेचुरल सिलेक्शंस भी, उसकी वजह से भी आपके फ्रीक्वेंसीज के नंबर में चेंज आता है, बिकॉज एडवांटेज मतलब जो आपके नेचुरल सिलेक्शन के आते हैं कि जो अच्छी ट्रेड्स होंगे, जो अच्छे मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है. ठीक है, सो
नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी आपकी अलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी। अगर नॉन रैंडम मेटिंग है तो अगर आप इंडिविजुअल्स को रैंडमली मेट नहीं करते हो, आप खुद इंडिविजुअल्स को चूज करते हो, उनके ट्रेड्स को चूज करते हो, उनकी प्रॉक्सिमिटी को चूज करते हो, तो उसकी वजह से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऑल्टर होंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल जो है वो वहां पे लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग का यहाँ पे क्या फंडा है? देखो, इनब्रीडिंग जो है मतलब कि मेटिंग ऑफ द रिलेटिव इंडिविजुअल्स। तो हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने रैंडम मीटिंग करवानी है, बट इनब्रीडिंग में तो रैंडम मीटिंग तो नहीं होगी। इनब्रीडिंग में तो होमोजाइगोट्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और हेटेरोजाइगोट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनब्रीडिंग है रिलेटिव इंडिविजुअल्स की मीटिंग। बट आउटब्रीडिंग क्या होती है कि अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी आप रैंडमली मीटिंग करवाते हो, जो कि हम अज्यूम करते हैं ऐसा, जिसकी वजह से हेटेरोजाइगोट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग जो है वो हार्डी-बर्नबर्ग असम्पशन जो है उसके अकॉर्डिंग है, बट इनब्रीडिंग जो है उसके असम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय एफ। पॉजिटिव इनब्रीडिंग कोफिशिएंट मतलब अगर एफ की वैल्यू 0 से ज्यादा है, वो इंडिकेट करती है, अगर एफ की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इंडिकेट करती है कि आपके होमोजाइगोट्स जो हैं, होमोजाइगोट्स का नंबर जो है वो ज्यादा है और हेटेरोजाइगोट्स का नंबर जो है वो कम है, जो कि ज्यादातर आपको इनब्रीडिंग पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट जो है, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल विल हैव टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर द सेम जीन एट अ गिवन लोकस। ठीक है, दैट आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट, मतलब कि जो उनको कॉमन एंसेस्टर से मिले हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 से 1 होती है। अगर 0 वैल्यू है मतलब आउटब्रीड है, जो कि हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और 1 है तो कंप्लीटली इनब्रीड है, जो कि हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था मतलब कि आपका क्या इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि आपके हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सो इसके अलावा एक होता है हमारे पास वाहलुंड इफेक्ट। वाहलुंड इफेक्ट क्या है? वाहलुंड इफेक्ट इज अ कॉन्सेप्ट इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कि डिस्क्राइब करता है रिडक्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, वाहलुंड इफेक्ट क्या आपका बताता है कि आपके जो हेटेरोजाइगोट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, क्यों? जब आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सब पॉपुलेशंस में से अगर आप मीटिंग करवाते हो, मान लो आपके पास 2 अलग अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, और दोनों पॉपुलेशन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने 2 अलग अलग पॉपुलेशंस ली हैं और आपको पता है इसके अलील्स जो हैं ये फिक्स्ड हैं और इसके अलील्स भी जो हैं फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो इसके केस में अगर आपके अलील्स फिक्स्ड हैं, ठीक है, तो अगर आप इनके बीच में मेटिंग कराते हो तो भी होमोजाइगोट्स प्रोड्यूस होंगे ज्यादातर, इनके बीच में मेटिंग कराते हो तो भी होमोजाइगोट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से हेटेरोजाइगोट्स का नंबर जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि आपने रैंडम मेटिंग करानी, कोई सब पॉपुलेशंस नहीं लेनी है, कोई डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस नहीं लेनी है, आपने रैंडमली मेटिंग करवानी है। ठीक है, रैंडमली मेटिंग से आपका क्या होगा, हेटेरोजाइगोट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और जिसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो वेरी नहीं करेंगी, जो है वही रहेगी। समझ आई बात? ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको बोला हुआ है कि डोमिनेंट स्पीशीज जो है उसका नंबर आपको मान लो दिया हुआ है 0.25, ठीक है, और आपको रिसेसिव स्पीशीज का नंबर भी जो है वो दिया हुआ है 0.5। ठीक है, तो आपको कहते हैं हेटेरोजाइगोट्स का फ्रीक्वेंसी निकालो, तो तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उससे आपको हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, उससे आपको हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। मान लो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 25 इंटू 2 50, तो इट इज 0.50। ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा 50 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 250, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी आपका इतना। ठीक है, तो इतना मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 25%।
ठीक है, तो इस तरह से आप हेटेरोजाइगोट्स निकाल सकते हो। आप जो है बाकी भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर हेटेरोजाइगोट्स निकालने के लिए बोलेंगे तो आप हेटेरोजाइगोट्स निकाल लो, आपको होमोजाइगस डोमिनेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो आप होमोजाइगस डोमिनेंट निकाल लो। ठीक है, तो वो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको बोला गया है। इनब्रीडिंग में याद रखना, इनब्रीडिंग में आपके होमोजाइगोट्स प्रोड्यूस होते हैं और आउटब्रीडिंग में आपके हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस होते हैं। और हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि उसका मतलब वो आप रैंडमली मेटिंग करवा लो। रैंडमली मेटिंग से आपके एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। बट अगर आप इनब्रीडिंग करवा रहे हो तो उससे आपके होमोजाइगोट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो ये था आपका हार्डी-बर्नबर्ग प्रिंसिपल, ओके, एंड वाहलैंड इफेक्ट. So do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.